हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने छठ पर्व बड़े अच्छे तरीके से मना लिया होगा। अब पर्व को साइड रखते हुए अब हम अपने एग्ज़ाम की तरफ फोकस करते हैं, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में मात्र अब 2 महीने ही बचे हुए हैं। तो अब हम अपने पढ़ाई को लगातार कंटिन्यू रखेंगे। तो आज हम बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जो कि जैव प्रक्रम है वो उसका रिवीजन करने वाले हैं, उसको पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज हम जैव प्रक्रम चैप्टर का रिवीजन करते हैं। तो ये हमारा जो जैव प्रक्रम चैप्टर है, तो जैव प्रक्रम होता क्या, पहले आप समझिए। जैव प्रक्रम तो मतलब जैव प्रक्रम मतलब जीवों के द्वारा किए जाने वाली क्रिया को ही जैव प्रक्रम कहा जाता है। ये तो हमने साधारण परिभाषा बताई। जैव मतलब जीव, और प्रक्रम मतलब प्रक्रिया। जीवों के द्वारा किए जाने वाली क्रिया को ही जैव प्रक्रम कहा जाता है। लेकिन यहाँ परिभाषा हमने लिखा है कि वे सारी क्रियाएं, जैव प्रक्रम जो चैप्टर पढ़ेंगे तो जैव प्रक्रम बोले वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का क्या होता है, अनुरक्षण किया जाता है। अनुरक्षण मतलब मेंटेनेंस, जीव का हर अंग का मेंटेनेंस होता है, हर अंग की सुरक्षा की जाती है। वही सुरक्षा हमारी क्या कहलाई, जैव प्रक्रम। वही सुरक्षा हमारी क्या कहलाई, जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम मतलब जीवों द्वारा किए जाने वाली क्रिया को ही जैव प्रक्रम। तो जैविक क्रिया को कह रहा है कि सुचारू रूप से रखने के लिए, मतलब जीव जैविक क्रिया को चलाने के लिए, जैव प्रक्रम को चलाने के लिए शरीर को क्या होता है, ऊर्जा की आवश्यकता है। जैसे आपका फोन का चार्ज खत्म हो जाता है तो फोन स्विच ऑफ हो जाता है, तो उसी प्रकार शरीर को चलाने के लिए उसमें भी कुछ चार्ज देना पड़ता है। वो चार्ज हमारा होता है भोजन, जिसको हम पोषण कहते हैं। तो पोषण, इस चैप्टर में हम पोषण पढ़ने वाले हैं। तो वो जो पोषण पढ़ेंगे तो वो पोषण 2 तरीके के जीव में पढ़ेंगे। पहला हमारा होगा एक कोश के जीव, एक कोश के जीव में पोषण होता है, और दूसरा बहुकोश के जीव। पोषण 2 प्रकार के जीवों में होता है, एक कोश के जीव में अलग पोषण और बहुकोश के जीव में अलग पोषण। एक कोश के जीव में जैसे हो गया अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, ये सब एक कोश के जीव है। और बहुकोश के जीव जो हुआ हमारा मनुष्य, जीव जंतु, मेढक, ये सब हमारा बहुकोश के जीव में आ गया। तो एक कोश के जीव जो पोषण करते हैं उनमें कोई विशेष अंग नहीं होता, उनकी पोषण की प्रक्रिया सरल होती है। और बहुकोश के जीव जो होते हैं उनकी प्रक्रिया जटिल होती है, और उसमें हर अंग को पचाने के लिए, मतलब हर भोजन को पचाने के लिए अलग अलग अंग विकसित किए जाते हैं। तो उसमें एक विशेष अंग पाए जाते हैं। लेकिन एक कोश के जीव में ऐसा नहीं होता, इसमें कोई विशेष अंग नहीं पाया जाता है। तो अब समझ लें कि पोषण मतलब 2 प्रकार के जीवों में होता है, एक कोश के जीव और बहुकोश के जीव में। एक कोश के जीव में विशेष अंग नहीं होते हैं, और इनमें पोषण की प्रक्रिया सरल होती है। और बहुकोश के जीव में पोषण की जो प्रक्रिया होती है वो कैसी होती है, बहुकोश के जीव में पोषण की प्रक्रिया जटिल होती है और इसमें विशेष अंग होते हैं। अब पोषण कितने प्रकार के होते हैं, पोषण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। हमारा पहला हुआ स्वपोषण और दूसरा हुआ हमारा परपोषण। तो स्वपोषण कहते किसको है, तो स्व मतलब खुद, पोषण मतलब भोजन। तो खुद के द्वारा जो भोजन तैयार करता है, खुद जो भोजन तैयार करता है उसको स्वपोषण कहता है, ऐसे समझ लिए। तो परिभाषा की तरह समझते हैं तो बोलेंगे पोषण की वह विधि या वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन क्या खुद बनाते हैं, स्वयं संश्लेषित करते हैं, किसी जीवों पर निर्भर नहीं रहते हैं, वही हमारा क्या कहलाया, स्वपोषण। और स्वपोषण में हमारा सिर्फ एक ही जीव आता है, हरे पौधे। और जो स्वपोषण का कार्य करता है उस जीव को स्वपोषी जीव कहते हैं। तो देखिए परिभाषा की तरफ समझते हैं। पहला हमारा है स्वपोषण, जो कहे पोषण की वह विधि, क्या कहे परिभाषा में, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, मतलब खुद अपना भोजन बनाते हैं, किसी अन्य जीवों पर निर्भर नहीं रहते, वही क्या कहलाते हैं, हमारे स्वपोषण। और ऐसे जीव हमारे क्या कहलाते हैं, स्वपोषी। ऐसे जीव स्वपोषी कहलाते हैं। और स्वपोषी हमारा केवल एक ही जीव है, हरे पौधे। क्या है, हरे पौधे। अब दूसरा हमारा आ गया परपोषण। पर मतलब दूसरा और पोषण मतलब भोजन, मतलब दूसरों पर आश्रित रहकर अपना भोजन ग्रहण करना, उसको हम परपोषण कहते हैं। तो परपोषण का परिभाषा हम ऐसे बोलेंगे, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, मतलब स्वयं संश्लेषित नहीं करता, बल्कि अन्य जीवों पर निर्भर रहता, उसको परपोषण कहा जाता है। और ऐसे जीव हमारे क्या कहलाते हैं, परपोषी।
ऐसे जीव हमारे परपोषी कहलाते हैं। जैसे हो गया हमारा मनुष्य, जीव जंतु, मेढक, ये सब हमारे क्या कहलाए, परपोषी जीव। ये सब हमारे परपोषण विधि द्वारा अपना भोजन कहलाते हैं, इसीलिए हम इसको परपोषी जीव कहते हैं। अब देखिए परपोषण को भी मुख्यतः 3 भागों में बांट दिया। परपोषण को 3 भागों में बांट दिया। पहला हमारा हो गया मृतजीवी पोषण, और दूसरा हमारा हो गया परजीवी पोषण, और तीसरा हमारा हो गया प्राणी संपोषण। तो अब समझते हैं पहला मृतजीवी पोषण क्या होता है। तो मृतजीवी पोषण नाम से ही स्पष्ट होता है। मृत मतलब मरे हुए, जीव मतलब जीव जंतु, और पोषण मतलब भोजन, मतलब मरे हुए जीव जंतुओं से अपना भोजन ग्रहण करना। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन मरे हुए जीव जंतुओं से प्राप्त करते हैं, उसी को हम सब मृत जीवी पोषण कहते हैं। तो पर क्या बोलेंगे परिभाषा, परपोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन, जिसमें जीव अपना भोजन जो है ना मृत जीव जंतुओं और पौधों की सतहों से, मतलब सड़े गले पौधों की सतहों से जो है ना घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में, मतलब सड़ गल जाते हैं, उसी को कहते हैं घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में अवशोषित करते हैं, मृत पोषण कहलाता। और ऐसे जीव क्या कहलाते हैं, मृत जीव। ऐसे जीव क्या कहलाते हैं, मृत जीव। जो मृत जीव जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हो, ऐसे जीव को मृत जीवी कहते हैं। और मृत जीवी को कभी कभी पूछ देता है क्या बिहार बोर्ड क्या कहा जाता है, दूसरा नाम। तो मृत जीवी को याद रखिएगा अपघटक कहा जाता है। मृत जीवी को अपघटक कहा जाता है। तो मृत जीवी को क्या कहा जाता है, अपघटक। और मृत जीवी में उदाहरण में हो गया हमारा कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ आदि। आपने मरे हुए जीव जंतुओं के ऊपर कहते होंगे कि बैक्टीरिया लगे, उसके ऊपर कीड़ा लगे, वही कीड़ा हमारा क्या कहलाता है, बैक्टीरिया, कवक कहते हैं। अब देखिए दूसरा प्रकार अब हमारा हुआ परजीवी पोषण। तो परजीवी पोषण कहते किसको, पर मतलब दूसरा और जीवी मतलब जीव, मतलब दूसरे जीव पर भी आश्रित है। परपोषण तो दूसरे जीव पर आश्रित है, लेकिन परजीवी भी दूसरे जीव पर आश्रित, मतलब एक जीव दूसरे जीव पर आश्रित है, उसी को हम कहते हैं परजीवी पोषण। तो इसका परिभाषा बोलेंगे, परपोषण की वह विधि जिसमें एक जीव अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर, मतलब अस्थायी न रहकर या अस्थायी रूप से रहकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उसको क्या कहते हैं, परजीवी पोषण। उसको क्या कहते हैं, परजीवी पोषण। जैसे आपने मच्छर आपको काटता होगा तो वो हमारा हो गया परजीवी। मच्छर हमारा क्या हो गया, परजीवी, क्योंकि वो हमारे शरीर पर अस्थायी रूप से बैठा दिन भर नहीं रहता है, कभी बैठकर आकर काट के चला जाता है, उसको हम परजीवी कहते हैं। तो क्या कहते हैं, तो जो भोजन ग्रहण करता है उसको कहते हैं हम परजीवी। मतलब मक्खर जो काटा, खून चूसा, तो मक्खर को हम क्या कहेंगे, परजीवी। और जो हमारा क्या कहते हैं, जिसके शरीर से भोजन ग्रहण किया और हमारे शरीर से भोजन ग्रहण किया, तो हम क्या हो गए, पोषी। हम पोषी हो गए, हम क्या हो गए, पोषी, हम पोषी हो गए। ठीक, तो इसमें हमारा आ गया उदाहरण में मलेरिया। उदाहरण में हमारा क्या आ गया, मलेरिया, मच्छर काटने से मलेरिया। उसके बाद हमारा तीसरा हो गया प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण नाम से यह स्पष्ट होता है, प्राणी सम मतलब जैसा, प्राणी के जैसा भोजन करने वाला, जो मनुष्य की तरह भोजन करता है। उसमें भी विशेष अंग होते हैं, वो भी पाचन करता है, वो भी अंतर ग्रहण करता है, वो भी स्वांगीकरण करता है। इसमें जो ऐसा होता है उसको कहा जाता है प्राणी संपोषण। जो मनुष्यों की तरह भोजन ग्रहण करता है, निगल कर, चबा कर, उसको कहा जाता है प्राणी संपोषण। तो समझते हैं प्राणी संपोषण किसको कहते हैं, कहता है परपोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन जो है ना ठोस या तरल रूप में प्राणियों की तरह, बोले ना हम प्राणियों की तरह अपना भोजन ग्रहण करते हैं, प्राणी संपोषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्राणी संपोषण। और ऐसे जीव को क्या कहा जाता है, प्राणी संभोजी कहा जाता है। और ऐसे जीव प्राणी संभोजी जीव कहलाते हैं। जैसे इसमें हमारा हो गया मनुष्य, मेढक, अमीबा, मनुष्य, मेढक, अमीबा, और बहुत सारे जीव होते हैं जो प्राणी संभोजी कहलाते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने इतना समझ लिया तो आप लोग इतना को नोट कीजिए। मैं अभी साइड हो जाता हूँ। अगर आप नोट अभी नहीं करना चाहते हैं तो
इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए, हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, उसको ज्वाइन कीजिए और उसकी PDF आपको वहीं मिल जाएगी। ठीक है, अभी फ़िलहाल साइड हो जाते हैं, लिख लीजिए। तो चलिए, आप लोगों ने इससे पिछले वाले पेज को नोट कर लिया होगा। अब हम समझते हैं कि पोषण जो पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, पोषण आखिर पोषण तो सभी जीव करते हैं, लेकिन इस चैप्टर में पोषण किन जीवों के बारे में करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम पोषण 2 जीवों के बारे में करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम पोषण जो पढ़ने वाले हैं, तो एक पौधों में पोषण पढ़ेंगे और दूसरा जो पढ़ने वाले हैं हम जीवों में पोषण। दूसरा जीवों में, जीव बहुत प्रकार के होते हैं, तो इसमें हम 2 प्रकार के जीवों के बारे में पढ़ने। पहला, एक कोश के जीव। जीव को 2 वर्गों में बांटा गया, हम जानते हैं, एक कोश के और बहुकोश के। एक कोश के जीव में हम अमीबा के पोषण के बारे में पढ़ने वाले हैं और बहुकोश के जीव में हम मनुष्य के पोषण के बारे में पढ़ने वाले हैं। मनुष्य कैसे भोजन ग्रहण करता है, कैसे उससे ऊर्जा मिलती है और कैसे वह अपना शारीरिक वृद्धि करता है और कैसे वह चलता है फिरता है, इस सब के बारे में चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद जो इस चैप्टर में हमारा पहला टॉपिक है पौधों में पोषण। तो पौधे आखिर पोषण कैसे करते हैं। तो पौधे स्वपोषीय होते हैं और ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना पोषण करते हैं। ये आपने पिछली कक्षा में पढ़ चुका है। तो पौधों में पोषण जो होता है तो वो 2 तरीके से होता है। कोई पौधे अधिकांश पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं करते हैं। उनको 2 वर्गों में बांटा गया है। तो पहला हमारा हो गया मृतजीवी पौधा और दूसरा हमारा हो गया परजीवी पौधा। मृतजीवी पौधा के उदाहरण में आपने गाँव में ही देखा होगा कि गोबर के ऊपर छत्ता हो जाता है, जिसको हम गोबर छत्ता कहते हैं, वो हमारा मृतजीवी पौधा का उदाहरण हुआ। और आपने अमरवेल जिसको कहते हैं या बेलपत्र, उसको देखा होगा, वो हमारा परजीवी पौधा का उदाहरण। तो पौधों में पोषण हमने बताया प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा होता है। अब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया है क्या, अगर पूछ दे, इसे बिहार बोर्ड सब्जेक्टिव के क्वेश्चन के रूप में पूछ दे, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया क्या है और इसमें कौन कौन से आवश्यक पदार्थ की आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए, तो याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण को एक प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया मुक्त होने में आवश्यक 4 पदार्थ की आवश्यकता होती है। तो पहला हमारा हो गया सूर्य का प्रकाश, याद रखिएगा, पहला हमारा सूर्य का प्रकाश, दूसरा हमारा हो गया क्लोरोफिल, तीसरा हो गया हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा हमारा हो गया जल एवं खनिज लवण। तो याद रखिएगा, जो पौधों में पोषण होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा आवश्यक 4 चीज, पहला है हमारा सूर्य का प्रकाश, दूसरा हमारा है क्लोरोफिल, तीसरा है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा है हमारा जल एवं खनिज लवण। तो ये जो प्रक्रिया होती है पौधों में पोषण, इसको कौन सी प्रक्रिया कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया, अभी हमने बोला। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहते किसको है, तो यही है 2 मार्क्स में सब्जेक्टिव क्वेश्चन, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन उठा के दे देता है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है किसमें, यही सब ऑब्जेक्टिव में बना देता है। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया किसे कहते हैं, समझिए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया वह प्रक्रिया है, क्या बोलेंगे, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे क्या करते हैं, हरे पौधे वायुमंडल से क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर, मिट्टी से क्या लेते हैं, जल एवं खनिज लवण को ग्रहण कर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। तो यह क्या लिखा है, प्रकाश संश्लेषण की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड, मिट्टी से जल एवं खनिज लवण को ग्रहण कर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यही प्रक्रिया हमारी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है। और जब वो स्वयं बनाते हैं भोजन, तो भोजन के रूप में उन्हें ग्लूकोज प्राप्त होता है। एक ग्लूकोज क्या होता है, एक ऊर्जा। तो भोजन के रूप में देखिए, यह हमारा समीकरण हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड वो किससे लिया, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, और मिट्टी से जल लिया, और किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। और क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, हरी पत्तियों में। इससे हमारा मिलकर क्या बना, C6H12O6, जिसको ग्लूकोज कहते हैं, और हमारा ऑक्सीजन मुक्त हुआ जिसको हम सांस के रूप में उपयोग करते हैं, और हमारा जल मुक्त होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की परिभाषा ये 2 मार्क्स की तरह होगी। अगर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूर्ण रूप से समझाने को कहा जाए तो वो हम कैसे समझाएंगे, तो ये समझते हैं प्रकाश संश्लेषण की पूर्ण प्रक्रिया को।
तो प्रकाश संश्लेषण की पूर्ण प्रक्रिया जो होती है वो पत्तियों में होती है। याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की पूर्ण प्रक्रिया पत्तियों में होती है। और पत्तियों में जो होता है ना क्लोरोप्लास्ट, पत्तियों में क्या होता है क्लोरोप्लास्ट, और उस क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है जिसको हम हिंदी में हरित लवक कहते हैं। उस हरित लवक पाया जाता है। तो यहाँ लिखा प्रकाश संश्लेषण की शुरू से अंत तक की प्रक्रिया जो होती है ना क्लोरोप्लास्ट में होती है। और इसी क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल नामक, जिसको कहता है हम हरित लवक नामक वर्णक पाया जाता है। चूंकि ये वर्णक जो है ना कहाँ मौजूद होते हैं, पौधों की पत्तियों में। अभी हमने बोला कि पत्तियों में ही क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और उस क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है। तो इसीलिए पत्तियों को हमारा क्या कहा जाता है, पौधों को रसोई घर, याद रखिएगा पत्तियों को पौधों का रसोई घर भी कहा जाता है। तो इसीलिए पत्तियों को जो है ना प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग, और उसमें जो उपस्थित क्या कहते हैं हरित लवक होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं, उसको हम प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी अंगक। प्रकाश संश्लेषी अंगक, क्लोरोफिल को हम प्रकाश संश्लेषी अंगक और पत्तियों को हम प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। ठीक, अब प्रकाश संश्लेषण की पूर्ण क्रिया विधि को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो जब प्रकाश जो होता है ना हरी पत्तियों पर जैसे ही पड़ता है, जब सूर्य का प्रकाश हरी पत्तियों पर पड़ता है, तब पत्तियों जो है ना पत्तियों में जो उपस्थित होता है, कोई क्या उपस्थित होता है, पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल क्या करता है, सूर्य से जो निकल रही प्रकाश है उसको वो अपनी सूर्य से जो प्रकाश निकलता है उसको विकिरण ऊर्जा कहते हैं। वो विकिरण ऊर्जा को अपने में अवशोषित कर लेता है और जो मिट्टी से हरे पत्तियां जो जल उठाती है उस जल को दो भागों में तोड़ देता है। जल हमारा किससे मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को दो भागों में विभक्त कर देता है। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो भागों में विभक्त कर देता है। और ऑक्सीजन जो है ना पत्तियों की बाह्य त्वचा, जिसको एपिडर्मिस कहते हैं, ये हमारा शरीर है, शरीर की इसको हाथ की त्वचा कहेंगे। तो इसीलिए पत्तियों की बाह्य त्वचा को क्या कहा जाता है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के सहारे जो होता है ना स्टोमाटा होता है। ये पत्तियों की बाह्य त्वचा, इसमें स्टोमाटा छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं। इसकी सहायता से हमारा ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है, और जो हो हमारा बच गया हाइड्रोजन जो होता है ना कार्बन के साथ मिलकर ग्लूकोज का निर्माण कर देता है। तो हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर किसका निर्माण कर देता है, ग्लूकोज का निर्माण कर देता है। यही हमारा प्रकाश संश्लेषण की पूर्ण क्रिया विधि हुई। तो एक बार फिर से हम बता देते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या कर रहा है। जब सूर्य का प्रकाश हरी पत्तियों पर पड़ता है तब पत्तियों में उपस्थित जो क्लोरोफिल होता है ना वर्णक, सूर्य के प्रकाश से निकल रही विकिरण ऊर्जा को, अभी हमने बताया सूर्य के प्रकाश से विकिरण ऊर्जा निकलती है और वो विकिरण ऊर्जा को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। और जैसे ही अवशोषित किया तो हरी पत्तियां जो मिट्टी से जल एवं खनिज लवण लाती है तो उसको जल को दो भागों में तोड़ देती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन पत्तियों की बाह्य त्वचा एपिडर्मिस के द्वारा बाहर निकल जाती है, और जो हमारा हाइड्रोजन बचता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ संयोग करके ग्लूकोज यानी ऊर्जा का निर्माण कर लेता है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया दो चरणों में मुक्त होती है। याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया दो चरणों में मुक्त होती है। प्रथम चरण को हम कहते हैं प्रकाशिक अभिक्रिया और द्वितीय चरण को हम अप्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। तो प्रथम चरण को नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि प्रथम चरण को हम क्या कहते हैं, प्रकाशिक अभिक्रिया, अर्थात इसमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। और द्वितीय चरण अप्रकाशिक अभिक्रिया, जिसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। तो मतलब प्रकाश का एक में होना एक में ना होना, यही है। तो चलिए इसमें समझते हैं प्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं किसको, प्रकाश संश्लेषण की प्रथम चरण में। तो इसमें जो होता है ना हरे पौधे सूर्य से जो निकल रही ऊर्जा को, विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ देता है, जल को जो है ना दो भागों में तोड़ देता है। तो इसमें सूर्य की आवश्यकता होती है। जैसे ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को तोड़ेगा तो इसमें सूर्य, तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन को तोड़ा तो सूर्य से ऊर्जा लेकर ही ना तोड़ा, तो वही लिए हमको इसको प्रकाशिक अभिक्रिया कहा जाता है। और वहीं जो ग्लूकोज का निर्माण हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा बचा और उसके साथ जो हाइड्रोजन बचा, ये दोनों मिलकर हमारा क्या कर दिया, ग्लूकोज का निर्माण, ये जो हमारा ग्लूकोज का निर्माण कर दिया, ये ग्लूकोज का निर्माण जो किया। तो इसमें कोई
प्रकाश की आवश्यकता हुई नहीं ना, तो इसीलिए इसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं, इसलिए हम इसे अप्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इतना अगर समझ चुके हैं तो अब मिलते हैं आपको कल, अभी तक रहने दीजिए इतना। धन्यवाद।